कर्नाटक के रेलवे स्टेशन पर फल बेचने वाले एक लड़के ने भारत का सबसे बड़ा फाइनेंशियल घोटाला कर दिया। 30,000 करोड़ से अधिक का घोटाला होने के बावजूद सरकार को इसे लीगल डिक्लेयर करना पड़ा। आइए शुरू करते हैं। इसका मास्टरमाइंड था अब्दुल करीम तेलगी, जिसके खुराफाती दिमाग ने भारत की जस्टिस सिस्टम को हिलाकर रख दिया था। उसने उस समय के सबसे बड़े फाइनेंशियल घोटाले को अंजाम दिया था। अब अब्दुल करीम तेलगी की बात करें तो 1961 में कर्नाटक के बेलगाम जिले के खानपुर शहर में जन्मा था। अब्दुल के पिता भारतीय रेलवे में काम करते थे और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी थी, लेकिन जब वह सिर्फ 7 साल का था, उनके पिता की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण उनके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। इसलिए अब्दुल और उनके दोनों भाई को काम करना पड़ता है। रेलवे स्टेशन पर ही सब्जी और फल बेचते हैं। अब्दुल करीम की पढ़ाई में बहुत दिलचस्पी थी और वह इस तरह समय के आगे झुककर अपनी पढ़ाई छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए वह सर्वोदय विद्यालय खानपुर में पढ़ाई करता है और पूरा खर्चा फल और सब्जी बेचकर उठाता है। अपने शुरुआती दिनों में इतना संघर्ष करके B.Com की डिग्री हासिल करता है और नौकरी करने की सोचता है। तेलगी एक पढ़ा लिखा और प्रतिभाशाली व्यक्ति था, इसलिए उसे आसानी से कई जगहों पर नौकरी मिल जाती है, लेकिन उसके मनचाही नौकरी न मिलने के कारण वह कभी भी काम में मन लगा ही नहीं और अंततः हर काम से निकाला जाता था। लेकिन अब्दुल ने हार नहीं मानी और नई नौकरी की तलाश में माया नगरी मुंबई आ गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना। वह बचपन में फल बेचकर 2 वक्त की रोटी कमाने वाले अब्दुल करीम तेलगी पर अब जल्दी से पैसा कमाने का भूत सवार हो गया था। वह जल्दी से इतना अमीर होना चाहता था कि वह अपनी जीवन की हर इच्छा पूरी कर सके, लेकिन मुंबई भी उसकी पैसे की भूख को शांत नहीं कर पाई। लेकिन हमेशा की तरह उसके अलग व्यवहार और लक्ष्य पूरा न करने की वजह से नौकरी से निकाल दिया जाता था। इस दौरान तेलगी ने सऊदी अरब के बारे में सुना, जहां उसके कुछ दोस्त अच्छा पैसा कमाते थे। अब तेलगी ने भी सऊदी अरब जाने का फैसला किया। वहां उसने अपनी पहली सफलता हासिल की और अगले 7 वर्ष तक वहां काम किया और काफी पैसा कमा लिया। लेकिन इतने पैसों से वह अपनी अय्याशी को पूरा नहीं कर सकता। सऊदी अरब में रहते हुए तेलगी ने देखा कि भारत से बहुत से लोग पैसे के लालच में यहां काम करना चाहते थे, लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर उन लोगों के पास सही दस्तावेज नहीं थे, इसलिए वह कभी भी सऊदी अरब नहीं जा पाते थे। अब्दुल ने वापस मुंबई में आकर डेयरिंग करके अरेबियन मेट्रो ट्रैवल्स नाम की एक कंपनी बनाई, यह जो उन लोगों को टारगेट करती थी जिनके पास सऊदी अरब जाने के लिए जरूरी दस्तावेज नहीं थे। ऐसे लोगों को तेलगी पासपोर्ट, वीजा और इमिग्रेशन सर्टिफिकेट बनाकर देता था और यह इतने शातिर ढंग से किया जाता था कि कभी कोई इमिग्रेशन में गिरफ्तार नहीं हुआ। हालांकि 1991 में पुलिस को तेलगी के जालसाज धंधे की भनक लगती है और उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। वैसे तो जेल में रहना एक व्यक्ति की जिंदगी को बर्बाद कर देता है, लेकिन तेलगी के मामले में इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। तेलगी को जेल में राम रतन सोनी करके एक बंदा मिलता है, जो कि कई बार बुरे काम के कारण उसको जेल होती रहती थी। राम रतन सोनी कोलकाता में स्टैम्प पेपर बेचता था और 1992 में जब दोनों जेल से बाहर आए तो तेलगी ने उनके साथ काम करना शुरू किया। लेकिन कुछ समय बाद दोनों में लड़ाई हुई और तेलगी ने राम रतन का साथ छोड़ दिया। बाद में तेलगी को फेक स्टैम्प पेपर बेचने का विचार आया। अगर आप स्टैम्प पेपर के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि यह भारतीय जुडिशरी सिस्टम में बहुत महत्वपूर्ण कागज है, क्योंकि यह एग्रीमेंट के लिए आवश्यक होता है। जब भी 2 पक्षों के बीच कोई समझौता होता है, प्रॉपर्टी के कागजात, बिजनेस के कॉन्ट्रैक्ट, लीगल केसेस और मैरिजेस सर्टिफिकेट में भी स्टैम्प पेपर का ही उपयोग होता है। राम रतन के साथ काम करने के बाद तेलगी स्टैम्प पेपर के धंधे को पूरी तरह से समझ गया था और यह भी जान गया था कि इस सिस्टम में कई सारे लूप होल हैं। पहले वह कुछ सरकारी अधिकारियों की मदद से स्टैम्प पेपर से लाइसेंस लेता है। जिसने अपने खेल को निडर होकर पूरा कर पाए, वह इंडिया सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस में अपनी पहचान बनाता है और यहां उसे पता चलता है कि कैसे सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस अपनी पुरानी और खराब मशीन की ऑक्शन करता है, जो अक्सर लोगों द्वारा भंगार में बेची जाती है और कुछ पैसे कमाने के लिए खरीदी जाती है। उसने नासिक सिक्योरिटी प्रेस में हुई एक ऑक्शन में पेपर प्रिंट करने वाली एक मशीन को बहुत बड़ी बोली लगाकर खरीद लिया। फिर उसने सिक्योरिटी प्रेस के कुछ अधिकारियों को बुलाकर उस मशीन को फिर से रिपेयर कराया। साथ ही प्रिंटिंग में उपयोग होने वाले कागज को भी खरीदकर उसने असली स्टैम्प पेपर के साथ नकली स्टैम्प पेपर को मिलाना शुरू कर दिया। आपको हैरान होगा कि अब्दुल करीम तेलगी ने इसके लिए एक टीम भी बनाई थी, जिसमें 300 से भी ज्यादा MBA कर चुके स्टूडेंट थे, जो हर एक इंस्टीट्यूट जहां स्टैम्प पेपर यूज होता था वहां जाकर काफी कम कीमत में बेचने का काम करते थे।
तेलगी का यह बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो हुआ। अगले 5 वर्षों में उसने करोड़ों रुपए कमाए। यह व्यवसाय 25 राज्यों के कई शहरों में फैल गया था। अब आपको लगता होगा कि इतना बड़ा काम करने के बावजूद तेलगी को पकड़ा क्यों नहीं गया। मित्र तेलगी लोगों को खरीदने में एक्सपर्ट था। वह बिल्कुल जानता था कि कब और किसकी जेब में पैसा डालना है, जिससे उनका धंधा बिना रोक टोक के चलता रहे। तेलगी पर 25 से ज्यादा एफआईआर थी, लेकिन कोई भी तेलगी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता था, क्योंकि उसने पुलिस ऑफिसर से लेकर कई बड़े पॉलिटिशियन तक सब लोग की जेब भरता था। असलियत यह थी कि तेलगी हर एक ऑफिसर को रिश्वत के भर पर हर महीने सैलरी दिया करता था, जिसे कि वह अपना मुंह बंद रखे। लेकिन तेलगी ने इतने पैसे दिए कि एक ऑफिसर की संपत्ति 100 करोड़ रुपए से अधिक हो गई। हालात इतने खराब थे कि मुंबई पुलिस के डीसीपी प्रदीप सावंत का इस मामले में शामिल होने का आरोप लगा था, लेकिन बाद में कोई सबूत नहीं मिला और वे निर्दोष पाए गए। उसने कितना बड़ा घोटाला किया था, इसका अंदाजा आज तक कोई नहीं लगा पाया है। अलग अलग वेबसाइट पर इसका अनुमान 30,000 करोड़ से लेकर 1 लाख करोड़ के बीच दिया जाता है। अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, और हमारा वीडियो अच्छा लगा तो पूरा देखने के बाद शेयर करना ना भूले। उसे डांस बार में जाना और पैसे उड़ाना बहुत अच्छा लगता था। माना जाता है कि तेलगी ने एक बार तरन्नुम खान नाम की एक डांसर के साथ एक रात बिताने के लिए 93 लाख रुपए खर्च किए थे। हालांकि वह खुद नहीं जानता था कि उसने घोटाले से कितना पैसे कमा चुका था। लेकिन दोस्तों, जब मनुष्य का पाप का घड़ा भर जाता है तो उसे हर बुरे काम का अंजाम भुगतना ही पड़ता है। ऐसा ही कुछ तेलगी के साथ भी हुआ। नवंबर 2001 में बेंगलुरु पुलिस ने एक ट्रक में नकली स्टैम्प पेपर पकड़ा। जब उन्हें पता चला कि यह नकली स्टैम्प पेपर थे तो फिर उनके पैर तले जमीन खिसक गई। पुलिस ने इस मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू की और एक के बाद एक कड़ी जोड़ हुए इस घटना के मास्टरमाइंड तेलगी तक पहुंच गए। जब यह घटना हुई उसकी भनक तेलगी के कान तक नहीं आ पाई कि पुलिस ने इसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। नहीं तो शायद वह समय रहते उन पुलिस ऑफिसर को भी खरीद लेता, और इससे पहले पुलिस गिरफ्तार करती वह फरार हो गया। हालांकि तेलगी बचने में कामयाब रहा। अब तेलगी के काले धंधे का साम्राज्य बहुत देर नहीं चलने वाला था। थोड़े दिन के बाद पुलिस को पता चला कि वह अजमेर शरीफ की दरगाह पर जा रहा है और वहीं से गिरफ्तार भी कर लिया गया। इस मामले के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी का गठन किया था, जिसके बाद से यह पूरा मामला सार्वजनिक डोमेन में आ जाता है और फिर तेलगी को बैकडोर से साथ देने वालों के भी हाथ बच जाते हैं। एसआईटी तेलगी का पूछताछ कराती है और इसमें कई सारे पॉलिटिशियन, गवर्नमेंट ऑफिसर और यहां तक कि बॉलीवुड एक्टर का भी नाम लेता है। इस घोटाले में महाराष्ट्र एनसीपी के कुछ दिग्गज नेताओं के नाम भी शामिल थे, जिनके खिलाफ पर्याप्त सबूत न होने की वजह से कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं हो सकी। इसी दौरान में एसआईटी के एक ऑफिसर की मिस्ट्री तरीके से मौत हो जाती है, जिसके बाद केस सीबीआई के पास चला जाता है। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में तेलगी की 36 संपत्तियों का पता चला, जो भारत के कई शहरों में खरीदी गई थीं। साथ ही 100 से अधिक बैंक खातों में करोड़ों रुपए जमा थे। 2006 में तेलगी को जेल की हवा खाने का आदेश दिया गया और उसे 30 साल की जेल और 202 करोड़ रुपए की पेनल्टी की सजा मिलती है, जो उसके अपराध को देखते हुए बहुत कम थी। हालांकि तेलगी 11 साल बाद 20 अक्टूबर 2017 को बेंगलुरु जेल में मर गया। तेलगी की मौत भी बहुत रहस्यमय ढंग से हुई थी और इसमें पुलिस ऑफिसर का हाथ माना जाता है। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार वे मेनिंजाइटिस और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से मर गए, लेकिन तेलगी के वकील का मानना था कि उन्हें जानबूझकर मारा गया, क्योंकि 30,000 करोड़ रुपए के स्टैम्प पेपर के घोटाले में अकेले तेलगी नहीं थे। इस घोटाले का मास्टरमाइंड बेशक तेलगी होगा, लेकिन इसकी एग्जीक्यूशन में सत्ता और सरकार चलाने वाले कई सारे लोगों का नाम शामिल था। तेलगी की मौत के बाद उसकी पत्नी शादिया तेलगी ने सवाल उठाए, लेकिन इस केस को बहुत ही सफाई से दबा दिया गया। 2018 में इससे जुड़े सभी आरोपियों को रिहा कर दिया गया और इंडिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल घोटाले में से एक स्टैम्प पेपर घोटाला बिना किसी रिजल्ट के ही इतिहास के पन्नों में हिस्सा बनकर रह गया। पुलिस कभी पता ही नहीं लगा कि तेलगी की फेक स्टैम्प पेपर छपने वाली फैक्ट्री कहां थी, और ना ही कभी उसकी अरबों रुपए की संपत्ति जब्त हो सकी। यहां तक कि सरकार ने इस पूरे घोटाले को ही कानून का चोला पहना दिया। हालांकि दोस्तों, इस घोटाले को लीगल घोषित करने के पीछे एक ठोस वजह थी। अब क्योंकि 1992 से 2001 के बीच तेलगी ने फेक स्टैम्प पेपर बेचे थे, इसलिए ज्यादा लोगों ने लीगल कामों के लिए इस फेक स्टैम्प पेपर का ही इस्तेमाल किया था। लेकिन कोर्ट के अनुसार अगर स्टैम्प पेपर इलीगल थे
तो उन पर किए गए सारे एग्रीमेंट कभी भी मान्य नहीं किए जाते। तो ये 9 सालों में हुई हर शादी, हर प्रॉपर्टी की डील और हर एक बिजनेस एग्रीमेंट सब इलीगल हो जाते। तो फिर पूरा जुडिशियल सिस्टम ही क्रैश हो जाता। और इसका परिणाम क्या होंगे, कोई भी इसका अनुमान नहीं लगा सकता था। सरकार ने इसलिए एक बड़ा निर्णय लेते हुए पूरे घोटाले को लीगल डिक्लेयर किया और बहुत बड़ी गड़बड़ होने से रोक लिया। जबकि अब्दुल करीम तेलगी इस घोटाले में सिर्फ प्यादा था या राजा, ये कभी खुलासा नहीं हुआ। इस पर सोनी लीव वेब सीरीज भी ला रही है जिसका नाम स्कैम 2003 द तेलगी स्टोरी है। द 2 सितंबर को रिलीज होंगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।